नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष पेशकश में। कर्नाटक पहुंच गए हैं। चुनाव 10 तारीख को है। 8 तारीख को चुनाव का जो प्रचार है वो खत्म हो जाएगा। तो ये हफ्ता जो है ये बहुत ज़रूरी होने वाला है और उस पूरे हफ्ते में कोशिश रहेगी कि जनता के मन की बात, उनके मुद्दों को लेकर आपके सामने एनडीटीवी इंडिया पर आते रहे। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे बड़ी अच्छी तस्वीर बनी हुई थी, लाइट जल रही थी। ये विधानसभा है, विधान सौदा जिसको करने यहाँ बोलते हैं बेंगलुरु में। और लड़ाई जो है वो इसी पे सत्ता में काबिज होने की है। इस लड़ाई में तूफानी प्रचार शुरू हो चुका है क्योंकि आखिरी हफ्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सारे दिग्गज नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, अध्यक्ष अमित शाह, सब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज तो योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतरे और वहीं कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है इस पूरी कैंपेन को लोकल रखने की और राष्ट्रीय मुद्दों पर यह कैंपेन ना जाए, प्रधानमंत्री को से कोई सिंपैथी ना मिले। कांग्रेस इस कैंपेन को यहां के मुद्दों पर रखने की कोशिश में लगी हुई है। जनता को अब तय करना है कि किसकी सरकार यहां पर बनेगी। लेकिन कुल मिलाकर आज जिस तरह का नज़ारा देखने को मिला उससे आपको ये समझ में आएगा कि कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है कर्नाटका का चुनाव, जहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 4 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कर दी। प्रधानमंत्री ने हासन में रैली की, योगी आदित्यनाथ ने कलबुर्गी में, जेपी नड्डा की रैली जो थी वो उडुपी में थी। प्रधानमंत्री ने आज मैसूरू में, ओल्ड मैसूरू रीजन में एक पूरा उनका जोर था और उन्होंने एक रोड शो भी किया जिसमें एक तरफ ईश्वरप्पा उनके साथ खड़े हुए थे, जिनको टिकट नहीं मिला। बताया जा रहा था कि उनकी नाराजगी है, लेकिन अभी तक बीजेपी में बने हुए हैं, जाकि बाकी जो कुछ बीजेपी के नेता नाराज होकर छोड़ के भी चले गए पार्टी को। वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के 40% की जो सरकार है, 40% सरकारा का जो कांग्रेस का पूरा कैंपेन चल रहा है पीसीएम का, उस पर पलटवार किया। अपने ऊपर निजी वार जो हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ दिन पहले बात कही थी, सांप जो एक मुद्दा बन गया है कर्नाटका की राजनीति में, उस पर भी प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। वहीं प्रियंका गांधी भी कर्नाटका में हैं और उन्होंने इस सरकार को लूट की और झूठ की सरकार बताया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जो चुनावी प्रचार है वो कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताता हूं आपको। मोदी ये 6 दिनों में 22 रैलियां कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की 3 रैलियां और एक रोड शो था। कल आज सुबह 11:30 बजे से कोलार में उन्होंने जनसभा की। दोपहर में वो चन्नपटना में रैली उन्होंने की। शाम को 4 बजे बेलूर में रैली की और 6 बजे मैसूर में रोड शो करके अपना कार्यक्रम खत्म किया। वहीं अपनी रैलियों में आज जेडीएस पर और कांग्रेस पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने मुझे गाली देने का पिटारा खोल लिया है। कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं तो कभी मुझे सांप बताते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला थे और मेरे शिव तो आप हैं, यानी कि जनता जनार्दन। कांग्रेस पार्टी का नाता 85% कमीशन से है। जनता के हक में 1 रुपए में से 85% कांग्रेस का पंजा लूट लेता था। जेडीएस पे भी प्रधानमंत्री बरसे, कहा कि जेडीएस कर्नाटक के लिए सिर्फ एक एटीएम है। कर्नाटक के विकास का सबसे बड़ा रोड़ा जेडीएस और कांग्रेस है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। जवाब देने के लिए मैदान में उतरी कांग्रेस से प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने आज अपनी रैली में कहा कि ये लूट और झूठ की सरकार है। बीजेपी ने कर्नाटक में 1.5 लाख करोड़ रुपए का घपला किया है। चुनाव से असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, विकास और 40% कमीशन है। प्रधानमंत्री मोदी जनता को मुद्दों से भटका रहे हैं, जनता की बातें नहीं करते, जनता की परेशानियों की बात नहीं करते, बस अपनी परेशानी जनता के सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको जरा सुनवाते हैं कि क्या क्या आज जो चुनावी माहौल रहा उसमें किस तरीके की बातें रही। अब कर्नाटका किसी भी कीमत पर कांग्रेस और जेडीएस को अपना भाग्य नहीं सौंप सकता। जनता के हक के हर 1 रुपये में से 85 पैसा कैसे कांग्रेस का पंजा लूट लेता है, ये भी कर्नाटका के लोग जानते हैं। कर्नाटका के लोगों को याद रखना है
कांग्रेस के स्वभाव में ही, व्यवहार में ही 85% कमीशन है। बीजेपी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्नाटका से छीने हैं, लूटे हैं। लूट की, झूठ की सरकार है। आप सोचिए कि इन 1.5 लाख करोड़ रुपए में से आपके लिए कितना काम हो सकता था। मैं आपको बताती हूं, 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे, 100 कर्नाटका में। 2250 किलोमीटर की 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी। ईएसआई के 187 अस्पताल बन सकते थे। आपके बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे। 30,000 कोई छोटा नंबर नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। जनता को अब तय करना है कि किसकी बात समझ में आ रही है। तो एक तरफ 40% यानी कि पेसीएम, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने आज 85% का नया आंकड़ा दे दिया। तो तूफानी चुनाव जो है, जो रफ्तार जो कैंपेन की है, जनता को किसकी बात समझ में आ रही है, क्योंकि अब आखिरी हफ्ता है। रोज कोशिश ये करेंगे कि लोगों के मुद्दे और उनके बीच में जाकर, चाहे वो सड़क के गड्ढे हों और चाहे वो नंदिनी अमूल का मुद्दा हो, वो मुद्दे आपके सामने लेकर आए कि जनता के लिए क्या जरूरी है। सांप से कभी विचलित तो नहीं हो रही जनता, लेकिन आज कम से कम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उनकी सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे आने वाले एक हफ्ते में चर्चा का विषय होने वाले हैं। कल बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आने वाला है, उसमें मुस्लिम कोटा को हटाकर जो 4% हटाया गया था, उस पर भी चर्चा होने वाली है। 2% कैसे वो बांटेंगे। वहीं कांग्रेस के 5 वादे कांग्रेस के जो है वो हर उनके बड़ा नेता आके यहाँ पर बता रहा है। तो देखना होगा कि क्या वादों का पिटारा खुलता है। लेकिन अभी फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए प्रशांत जीएस हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, श्वेता यादव हैं, जेडीएस की स्पोक्स पर्सन है, और हमारे साथ ध्रुव जाती हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। मैं प्रशांत आपसे ही शुरू करना चाहता हूँ। यानी कि आप मान गए हैं, बीजेपी मान गई है कि 40% का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री जी को आज 85% का एक नया आंकड़ा लेके आना पड़ा। नहीं सुनो, ये 40% का जो कांग्रेस बता रहे हैं ना, ग्राउंड पे नहीं है। अब फैक्ट्स देखिए क्या हुआ। केम्पण्णा जो कॉन्ट्रैक्ट संघ के अध्यक्ष थे, सिद्धरामैया जी को उसके घर पे मिले, उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बोला 40% सरकार, एलिगेशन किया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक मिनिस्टर मुनिरत्ना जी ने उसके ऊपर डिफेमेशन केस लगाया। कोर्ट में केस गई, कोर्ट इतना ही रिक्वेस्ट किया, केम्पण्णा जी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो। केम्पण्णा के पास कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ, जुडिशियल कस्टडी में लेने वाले थे, आके उधर बेल ले लिए। तो साफ साबित होता है कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं हो, पर मुद्दा तो बन गया ना। क्या ये भी गलत है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो था बीजेपी से जुड़ा हुआ, उसने आत्महत्या कर ली और आपके नेताओं का नाम लिख गया उसमें चिट्ठी में? जो भी सुसाइड गलत है। नहीं गलत, जो सुसाइड किया वो सुसाइड तो किया। क्यों किया, प्रोब हुआ है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चेक हुआ है, उसके बाद जो भी चलना है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सो हमारा कोई मानदंड नहीं होता। एंड हम जो भी नेता जिसमें भी बचाओ, हम जिसको सेव नहीं कर रहे, जो भी है कानून की तरफ से जो भी करना है वो हो जाएगा। ठीक है। तो अभी कांग्रेस का जो कर रहा है, तुष्टीकरण राजनीति, ध्रुवीकरण राजनीति कांग्रेस कर रही है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स एंड कम्युनलाइजेशन। कांग्रेस इज एट इट बेस्ट, क्योंकि जो अभी बीजेपी नहीं कर रही है। नहीं, कांग्रेस नलिन कतील जब आके बोलते हैं कि लव जिहाद बड़ा मुद्दा है, सड़क वड़क छोड़ दो, वो वो ध्रुवीकरण नहीं। किस मुद्दा पे बोला था, क्यों बोला था उन्होंने, क्या किया था कांग्रेस लोगों ने 2018 इलेक्शन में? कांग्रेस किसके साथ अलायंस था? पीएफआई एसडीपीए को। पीएफआई वाले ने क्या किया, कांग्रेस का एमएलए का ही घर को ही आग लगाए थे। कांग्रेस उससे साथ चुनाव में अलायंस है अभी। ठीक है। जो भारत तोड़ो यात्रा करते हैं या टुकड़े टुकड़े गैंग से मिले होते हैं, कौन होता है सर टुकड़े टुकड़े गैंग? जो है जो इंडिया में रह के भारत के अगेंस्ट जो बात करते हैं, ये आप तय करेंगे? हम बीजेपी तय करेगा? बीजेपी नहीं, लोग तय करेंगे, कोर्ट भी तय कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या किया, इंडिया छोड़ के बाहर जाके इंडिया को डिफेम करता है। बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच? जब भी डिफेमेशन का लगा देते, आपका तो वैसे भी आजकल डिफेमेशन बीजेपी वाले बहुत कर देते हैं, तो उस पर भी लगा दीजिए डिफेमेशन का एक मुद्दा। नहीं, किसके ऊपर लगाने, जो केस लगाना है केस लगाएंगे। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया है उससे साथ हो जाएगा। जो भी
कानून क्रम रहेगा उसके हो जाएगा। तो उससे क्यों तंग होता है कांग्रेस? तुष्टीकरण का राजनीति आप करते हो। जो कांग्रेस के ऊपर जो आरोप जो आप लगाते हो बीजेपी पे आरोप कि बीजेपी करता है लोगों को बांटने का काम, वो कह रहे हैं कि आप लोग करते हो। एसडीपीआई के साथ क्या है आप लोगों का रिश्ता? नहीं, ये तो फॉल्स है, हमारी कोई अलायंस भी नहीं है। ये जो क्या बोल रहे हैं ये हमको भी पता है, क्योंकि ये लोग हिंदू वोट बैंक के लिए, अपीसमेंट के लिए सब बात कर रहे हैं। मैं आपको एक ही बात बहुत सिंपल सा बताता हूँ अंकित, कि आपको पताना होना चाहिए कि मोदी जी आए इधर, क्या बात किए? विकास के बारे में बात किए? क्या कुछ भी नहीं किए। आप किसी भी एक ऑटो ड्राइवर से जाके बात कीजिए, वो आपको बोलेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जेब से चोरी की। ये है असलियत भारतीय जनता पार्टी का। आप ही बोलिए, मतलब आपके 40% के खिलाफ मोदी जी ने 85% कर दिया है। बोले वो तो राजीव गांधी बोल के गए थे कि 85% चला जाता है। मोदी जी के नाक के नीचे ये 40% सरकार की जो स्कैम है वो ब्रेकआउट हुआ। क्या मोदी जी ने एक बात भी किया ये 6 महीने में? क्या वो एक बात भी किया इस पे? आप ही बोलिए। उनको पता है कि जो भी है ऐसा ही चल रहा है, कि मोदी जी को सब कुछ पता है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। सवदी भी चले गए, शेट्टर भी चले गए। शेट्टर ने क्या बोले थे? जगदीश शेट्टर ने जी जो बोले हैं कि हाईकमांड के लोग कांग्रेस, जिसको बीजेपी इतना लायक नहीं समझ रहा कि उसको टिकट मिलना चाहिए, उसको तुम कांग्रेस में लेके कांग्रेस को लग रहा है कि चुनाव जिता देगा। नहीं, ये गलत है। हाईकमांड में एक इनफाइट चल रहा है। शेट्टर जी ने इसके बारे में बहुत साफ से पता है, 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता है। आप डबल इंजन के बारे में बोल रहे हो, और एक सेंटर में जो इंजन है ये डबल इंजन हो गया। ये किधर हो रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। इनफाइटिंग के बारे में सवाल लूंगा, क्योंकि कांग्रेस इनफाइटिंग का बात होता है, बीजेपी का इनफाइटिंग इतना तगड़ा देखने को, ये तो मतलब पूरा ऐसा वॉर तो बीजेपी में किसी स्टेट में देखने को मिला जो कर्नाटका में मिल रहा है। बट आज प्रधानमंत्री, आई कम टू यू, ओल्ड मैसूरू रीजन में थे, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड, जेडीएस का स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं, बोल रहे हैं कि कुमारस्वामी इट्स अ पार्टी, फैमिली का पार्टी, रन बाय फैमिली फॉर फैमिली। एटीएम है कर्नाटका, वो बोल रहे हैं कि आप लोगों को क्लीन बोल्ड कर देगी इस बार जनता। क्लीन बोल्ड तो कमल का पार्टी जो है बीजेपी वाले हैं वो हो जाएंगे इस बार, और कांग्रेस तो पहले ही हो चुका है। हाँ। अभी जो पहले एक बात बोलना चाहती हूँ, आप बोल रहे थे जनता विचलित हो गए नाक से, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ जो कांग्रेस वालों ने नाक को जगाया था वो बीजेपी वालों ने आके सुला भी दिया। तो अभी कोई नाक का टॉपिक नहीं है। मोदी जी आए, योगी जी आए, अमित शाह जी आए, और नड्डा जी आज पहुंच गए नेतारों के घर। तो कुछ डेवलपमेंट की काम लेके कहीं भी क्यों नहीं जाते ये लोग? बेंगलुरु वाले, कर्नाटका वाले, जो भी है, आप कहीं से भी जाओ, किसी से भी पूछ लेना, आप जनता बोलेंगे आपको सीधा ये बीजेपी लोग है। ये आपका तो छोटा पार्टी है ना, रीजनल पार्टी है, तो आपका तो बेस्ट केस सिनेरियो इज हंग असेंबली। मतलब आप तो उम्मीद ये कर रहे हो कि असेंबली ना कांग्रेस को मिले, ना बीजेपी को मिले, ना कांग्रेस को मिले, आपको मौका मिले, तभी तो किंग मेकर बनेगा ना जीडीएस। सर हम किंग मेकर नहीं बनना चाहते हैं। किंग ही बनेंगे? नहीं सर, हम किंग बनेंगे। हमारा मिशन है 123। हाँ। पिछले 1 साल से कुमारण्णा जी 24/7 काम कर रहे हैं तो इस सरकार बनाने के लिए। हम क्यों किसी के साथ अलायंस क्यों बनाए? जनता भी चाहती है रीजनल पार्टी को इस बट बार। आपका हिस्ट्री कभी ऐसा रहा नहीं ना कि आप 1 2 3 के पास पहुंच जाओ। सर हिस्ट्री कभी रिपीट हो सकता है ना सर, कभी पहले भी हमारा पार्टी कैसा था वो भी रिपीट हो सकता है ना सर। अभी आजकल की ज़माने में कर्नाटका में ये हो गया है, रीजनल पार्टी को एक बार चांस मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना लड़ाई है बीजेपी में, कांग्रेस का सिद्धिरमैया वर्सेस डीके शिव कुमार आप लोग गाते रहते हो, लेकिन यहाँ पर बीएल संतोष ग्रुप, येदियुरप्पा ग्रुप, तेजस्वी सूर्या को बेचारे को इस बार आप लोग अपना स्टार कैंपेनर भी नहीं बनाया, यंग यहीं का एमपी है। इतना लड़ाई है कि आपके नेता छोड़ के पार्टी में से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को 20 से ज़्यादा रैली करना पड़ रहा है, यानी कि बीजेपी को कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि इस बार दाल कुछ गलने वाली है नहीं। अंकित ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस नेता के बारे में बात कर रहे हो ना, जगदीश शेट्टर और सवदी, वही है ना? जगदीश शेट्टर साहब को पार्टी ने क्या नहीं दिया? लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, 6 साल 6 बार एमएलए। उन्होंने भी तो पार्टी को कुछ दिया होगा ना, तभी तो पार्टी ने रिटर्न में कुछ दिया। उसने कुछ तो काम करा होगा ना पार्टी के लिए। आप ही बात मत सुनो। इतना सब देने के बाद जिस हिसाब से जगदीश शेट्टर जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ था 20-25 साल पहले, वो यंगस्टर थे करके, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट था वो भी मान रहा नहीं था, क्यों देना है इसको बच्चे को करके। नहीं, यंगस्टर्स को आगे आना है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है करके जगदीश शेट्टर साहब को उस टाइम पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ था। 6 बार जीतने के बाद अभी बोलते हैं एक और बार चांस दे दो। क्यों? कार्यकर्ता को चांस दो।
पार्टी ने क्या बोला उसको? पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है, आपको राज्यसभा सीट दे देंगे, सेंटर को आ जाओ। मानते नहीं थे। तो उसका मन में क्या था? स्वार्थ था कि एक और बार एमएलए बनना है, कोई कार्यकर्ता आगे ना आओ उस क्षेत्र में। सर अगर ये रूल रहेगा तो ये सेम रूल अगर अपनाने लगेंगे तो आपके बहुत सारे नेता पूरे इंडिया के, आपकी सेंट्रल जो आपकी कैबिनेट है वहां से जाना पड़ेगा उनको। मेरे को खत्म करने के बोलो ना, जो भी है हमारा स्ट्रांग सीट्स रहता है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है जिस सीट से करेंगे, जो हमको पता है कि हमारा पार्टी उधर 100% जीतेगा करके, 100% 110% जीतेगा करके, उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट जो करना है उधर ही करेंगे हम। जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा फाइट ज्यादा रहेगा तो अभी इन फाइटिंग खत्म। इन फाइटिंग के बारे में नहीं, पहले सुनो तो। अरे सवाल का जवाब तो वही तो शेट्टर जी का बोल दिया हूँ। सऊदी का क्या था? 2018 में इलेक्शन हार गए थे, उसके बाद एमएलसी बना के डीसीएम बनाया उसको, फिर दूसरा बार भी एमएलसी बनाया। 5 साल अभी बचा है उसका टर्म पे, बोलते बीच में आके मेरे को एमएलए का टिकट दो। मतलब आपको लगता है कि उनका कुछ होने वाला है नहीं? जरूर शेट्टर जी और सऊदी दोनों इलेक्शन हार जाएंगे। क्योंकि 30-40 साल जिस कांग्रेस को उन्होंने अपोज करके आए हैं। कितने लोग आप कांग्रेस पार्टी के आपके यहाँ पे है? पिछली बार सरकारी कांग्रेस तोड़ के बनाया था आपने। नहीं, जो भी लोग हमारा वो लोग जो कल तक गाली देते थे बीजेपी को, वो आपकी पार्टी में आज बैठे हैं। वो लोग जो भी कांग्रेस या जेडीएस छोड़ के हमारा पार्टी में आए, फिर इलेक्शन लड़े, फिर जीत के आगे। अभी मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, यू कैन टेक इट फ्रॉम मी, शेट्टर एंड सऊदी दोनों हारेंगे बड़ी वो जनता पे छोड़ देते हैं, वो जनता को तय करना है। मेरे और आपके लिखने से कुछ इलेक्शन अगर होता तो सब पार्टी लिख के दे देती कि हम जीतने वाले हैं, कौन कौन सी सीट जीतने वाले हैं। लेकिन ये बताइए, सब कुछ कांग्रेस पे, सीएम सारा कुछ लोकल नंदिनी अमूल इशू चल रहा था, सडनली खड़गे जी आए और प्रधानमंत्री जी को बीच में ले आए। आज क्राइस्ट पीएम चैनल लगे। आपको डर नहीं लग रहा है इस बात का कि प्रधानमंत्री पे जब भी आप लोगों ने गाली दिया उल्टा ही पड़ा है, तो फिर से वही रास्ते पे जा रहा है कांग्रेस? अंकित, आप ही देख लो, आप किसी से भी पूछ लो, कोई सामान्य व्यक्ति से बाहर, वो बोलेगा कि वो जो स्टेटमेंट जो दिया है उनको बारे में पता ही नहीं। यही असलियत है, क्योंकि यहाँ का इशूज जो है, अगर वो इशू नहीं है तो फिर खड़गे साहब को बताना भूल गए थे क्या कि वो इशू को क्यों बना रहे हो? खड़गे साहब जी ने इमीडिएटली एक स्टेटमेंट दिए थे, क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट। बीजेपी को आदत है भूलने में, वो ये भी भूल गए कि जब येडियुरप्पा जी ने केजेपी फॉर्म किया था, शेट्टर जी थे जो बीजेपी ने चलवा रहे थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो डबल इंजन का सरकार है सेंटर में, स्टेट में, वो इस बार नहीं आने वाले हैं। वो हकीकत जो है सब लोग को पता है कर्नाटका में। शायद ये डबल इंजन सरकार जिसके पास पायलट भी ना हो, ये जो खूबसूरत जो बिल्डिंग है पीछे, यहाँ 40% का लीटर भी नहीं होगा। राहुल गांधी का रैलीज कम जानबूझ के रखा है इस बार आपने, क्योंकि आपको लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो नुकसान हो जाएगा? ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो इलेक्शन जो है, जो इलेक्शन है, ये मुद्दे पे हो रहा है। और ये इलेक्शन सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये लोगों का इलेक्शन है, जहां लोगों ये बीजेपी पार्टी को कर्नाटका से बाहर लेकर जाएंगे। और मैं आपको साफ से बताता हूं कि 15 मई को यहाँ कांग्रेस पार्टी बिजली चमकने वाले हैं। यहाँ ये खूबसूरत बिल्डिंग। सर, देशद्रोही बोलने से क्या होता है? नहीं, आपकी सरकार, आपकी होल्ड ऑन, सरकार आपकी, होम मिनिस्ट्री आपकी, सरकार क्यों नहीं उठा के अंदर कर देती देशद्रोही को? अगर बीजेपी नहीं अंदर कर रही है तो फिर आप देशद्रोही हो। ऐसे लोगों को क्यों खुला छोड़ा हुआ है? भाई सुनो, उसका स्टार कैंपेनर लिस्ट में सीरियल नंबर 37 देखो कौन है करके, इमरान प्रताप गरी। वो बाहर क्यों है? वो बाहर क्यों है? देशद्रोही है ना, तो बाहर क्यों है? सुनो तो भाई, वो क्या है, अतीक अहमद को क्या बोला था? दिल की धड़कन। अतीक अहमद बोलते मेरा भाई है, जो डॉन, उसके ऊपर 100-125 केस है, ये बंदा के बोलते उसको दिल की धड़कन। वो बंदा 2 मिनिस्टर हैं यूपी में, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रयागराज से नंदी साहब, दोनों का फोटो है। दोनों उसको बोलते थे कि हमारा दोस्त है, जिसके पास हमारा दोस्त है। नहीं, बहुत लोगों से फोटो खिंचाए होंगे। फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होगा। जो शायरी लिख रहा था, दिल की धड़कन बोल रहा था, और आतिक अहमद वापस में बोल रहा था कि मेरे भाई ये करके। आपको लगता है ये सारा जो लोग यहाँ खड़ा है, इनके लिए इमरान प्रतापगढ़ी मुद्दा है? इनको क्या पता है करके? कांग्रेस का एंटी नेशनल माइंडसेट बता रहा हूं मैं। कांग्रेस क्या कर रहा है, अभी भी एंटी इंडिया का माइंडसेट कर रहा है। वो लोगों को पता करना है। ठीक है, हम लोगों को लेकर जाएंगे। जब इश्यूज सांप और इमरान प्रतापगढ़ी हैं, तो आपका कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि जनता के बीच में चल जाएगा? सर, हमारा एक पंचरत्न सिंपैथी फैक्टर है देवेगौड़ा जी के लिए, नथिंग लाइक दैट सर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ कर्नाटका पॉलिटिक्स, वोकल अबाउट से इसलिए आएगा क्योंकि
वहाँ पर देवेगौड़ा साहब बैठे हैं। सर सिर्फ ओकलिगा के वोट से हम नहीं जीत पाएंगे, ये तो सब जानते हैं। क्योंकि ये इनमें नेशनल इनफाइटिंग है, पार्टी तो आपके तो घर में ही इनफाइटिंग है। सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बोला था हासन एक सीट को लेके बड़ा झगड़ा नहीं था सर, मैडम। वो हमने सामान्य कार्यकर्ता को देने की प्रॉमिस की थी हमारे लीडर कुमार स्वामी जी ने, तो हमने दे दिया। इन लोगों ने नेशनल पार्टीज में इतने सारे लूप होल्स है, उसको देखने की बगैर हम उनको कंसंट्रेट करना था एक ही इश्यू पे, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी पे। मतलब ये दोनों रीजनल नेशनल पार्टीज जो है, तो रीजनल पार्टी से डर गए, क्योंकि अभी इनका लिस्ट अनाउंस करने में, बीजेपी का तो बहुत ही लिस्ट अनाउंस करने में इतना देर हो गई। देर उनको पहले से पता था, लिस्ट अनाउंस होते ही उनको पता था सब भाग जाएंगे बीजेपी छोड़ के। कल बीजेपी का मैनिफेस्टो आने वाला है, क्या बातें रहेंगी? सब लोग बड़ा बात कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया आपको, 4% आपका जो रिजर्वेशन का खेल आपने खेला था। अंकित, झटका नहीं लगा है। जो भी हियरिंग के टाइम पे दोनों काउंसिल आर्ग्यूमेंट करने के बाद जब हमारा काउंसिल टाइम मांगा है, 9 तारीख तक केस डेफरमेंट हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग दिया है कि उस टाइम तक जो रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन था उसको जारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैटर कोर्ट में है। कोर्ट तय करने के बाद जो भी करना है डिसीजन लेंगे करके। कोर्ट ने बोला प्राइमा फेसाई लुक्स लाइक हाईली फ्लॉड। नहीं अंकित, कोर्ट might have made a lot of observations, but ultimately what has to be decided is ultimately judgment of the court finally when it comes out. In between hearing जो भी बातचीत होता है तो लाइक ओबिटर डिक्टा कहते हैं उसको, ठीक है। सो इनिशियल ऑब्जर्वेशंस, बट जो भी फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट होने के बाद फाइनल ऑब्जर्वेशन जो आता है उसको देखना पड़ेगा। वो 4% कोटा लेके जाने की बात कर रहे हैं, आप आके बोल रहे हैं कि लिमिट को और बढ़ा दो, हम और कोटा दे देंगे। देखो ये रिजर्वेशन का तो अगर पॉलिसी कोर्ट में वो फंसेंगे तो आप नहीं फंसेंगे क्या? नहीं, आपको इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन का केस आपको देखना है कि जहां 50% का एक्सेप्शन हो सकता है, जहां इट्स अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस पे हो सकता पर है। आपको लगता है कि जब आप इस बारे में बात करते हैं तो बीजेपी का जो आपके ऊपर आरोप है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? तुष्टीकरण का राजनीति तो बीजेपी कर रहे हैं। ये रिजर्वेशन का अभी क्यों इलेक्शन के पीछे लेकर आए, 5 महीने क्यों पहले लेकर आए? यही तो असलियत है ना बीजेपी का, क्योंकि ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स के बारे में ये भाग रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स के पीछे में भाग रहे हैं। यही है बीजेपी की असलियत, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कह रहे हैं। ये संविधान आपको याद आया? आप बिल्कुल चुनाव से पहले, उससे पहले सब ठीक चला था। बिल्कुल मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। एक लास्ट बोलता हूँ, जो फेमस जज ने बोला था, जस्ट बिकॉज आई वाज unconsciously wrong yesterday does not mean consciously I should be wrong today. But the problem of with your consciousness is that it only awakens when there are elections. That's the problem. और ये जो जनता की जो बात हो रही थी कि भाई ये सब चीजें चुनाव से पहले ही क्यों याद आती हैं, अब वो कर्नाटका की जनता के कोर्ट में बॉल पहुंच गई है। उनको 40% समझ में आ रहा है, 85% समझ में आ रहा है, उनको किसी के वादे समझ में आ रहे हैं या गालियों की लिस्ट समझ में आ रही है, क्योंकि आज इसी मुद्दे पर लेकर पूरा खेल बना हुआ है। अब जनता को तय करना है कि उनके हित में क्या है। ये जो बहस है 8 तारीख तक ऐसे ही जोर शोर से चलती रहेगी। इस शोर को खत्म होने के बाद आपके हाथ में ताकत होगी ये तय करने की कि किसकी बात आपको ज़्यादा समझ में आ रही है। ग्राउंड से जनता के मन की बात, नेताओं की नहीं, जनता के मन की बात लेकर हम आते रहेंगे। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। लुधियाना में आज एक बड़ा दुखद हादसा हुआ जब एक किराने की दुकान में गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और साथ ही साथ स्टेट पुलिस की जो टीमें हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस इलाके में इस जो गैस लीक हुई वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थी, जिसके लीक होने से 11 लोगों की मौत हो गई। मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के सरकार ने आदेश दे दिए। जो सिम्पटम्स आए ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਡਿਟੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਈ ਦੈਟ ਵਾਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ। ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਨ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਜੋ ਸਿੰਪਟਮਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡੈਥ एंड अदर सिम्टम्स, येलोइंग ऑफ फेसेस एट्सेट्रा। वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी में जो कल एक इमारत गिरी थी, उस इमारत गिरने के हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है।
10 लोगों को वहां से बाहर भी निकाला गया, मलबे से बाहर निकाला गया। अभी भी आशंका बताई जा रही है कि कुछ लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ और स्टेट की जो पुलिस की टीमें हैं वहां पर राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर मौके का मुआयना किया और फिर अस्पताल जाकर घायलों से भी बातचीत की। सरकार ने घायलों के लिए इलाज की व्यवस्था भी की है। इसको लेकर एक बार फिर से चर्चा उठ गई है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में और मुंबई के आसपास के इलाकों में जर्जर इमारतों से कैसे खतरा बना हुआ है, उसका ये एक और जीता जागता सबूत बन के सामने आया है। चलिए अब बात करते हैं देश में जंतर मंतर में दिल्ली के अंदर जो महिला रेसलर्स अभी भी धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। वहां पर रेसलर्स के प्रदर्शन का आज 8वां दिन है और दिल्ली पुलिस ने आज वो 7 रेसलर्स जिन्होंने कंप्लेन करी थी, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, उनको आज दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा देने का उनको कहा था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सीधे सीधे इस मामले को राजनीतिक बताया और कहा कि इन रेसलर्स के पीछे कांग्रेस का हाथ है। मुजफ्फरनगर से चल करके यहाँ पर जंतर मंतर पर धरने पर जितने बैठे खिलाड़ी साथियों की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना 8वें दिन भी जारी है। महिला पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आए उनसे सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप सभी मीडिया वालों से भी, उसके इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, उनको देखकर आप अपनी लड़कियों को गेम में भेज सकते हैं? ऐसे बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, हमें तो यही नहीं पता राजनीति में कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, हमें तो यही नॉलेज नहीं है कितने क्या है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे अपराधी को आप मंच कैसे दे सकते हो, आप खुद से पूछ लो एक बार। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का साथ देने के लिए लगातार कई दलों के नेताओं और अन्य हस्तियों के आने का सिलसिला जारी है। रविवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर भी पहुंचे। आपने देखा 8 दिन से वो यहाँ बैठे हुए हैं। पिछली बार सरकार के लोगों ने उनसे बात करके उनको ठगने का काम किया। अब वो अपनी मांग के लिए सरकार पे भरोसा नहीं करे, पुलिस पे भरोसा। इसका कारण यह है कि पिछले इतने दिन की एप्लीकेशन के बाद आज तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज होती है, तो उनको ये पता लग गया है कि सरकार उनके न्याय को अवरुद्ध करने का काम करी, बाधा उत्पन्न कर रही। इसलिए वो जनता से अपील कर रहे हैं, आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो उनकी मदद करें। सारे जो बीजेपी के मंत्री हैं खाली यही बोल रहे हैं कि हम मन की बात सुनेंगे, पर जो यहाँ बच्चे और महिलाएं हैं, जो उनकी मन की बात है वो कोई सुनने नहीं आ रहे हैं, वो कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। जो बीजेपी के जो ये भूषण जी है उनको हटाने के लिए मैं नहीं देख सकता हूँ कि वो अपना प्रेशर डाल रहे हैं, पर ये मन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। इनकी मन की बात सुनिए। उधर इस मामले में आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाली सभी महिला पहलवान जिस अखाड़े से हैं उसके संरक्षक कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है, और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं, और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। लगातार जो इस मामले में आरोपी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा धरना है, ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी है, वो कांग्रेस के इशारे पर हो रही है। दरअसल जिस अखाड़े से ये महिला पहलवान है, उस अखाड़े को जो है कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, वो अखाड़ा उनकी देखरेख में है, और ये कांग्रेस की पूरी साजिश है, और इसीलिए उन पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी महिला पहलवानों को सुरक्षा मुहैया करा दी है। दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी ही
महिला पहलवानों के बयान दर्ज करने की तैयारी कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश करते हैं। संवाद सीधा मतलब प्रधानमंत्री की जो बातें होती हैं जिसमें वो देश भर के मुद्दे उठाते हैं, लोगों की बातें करते हैं, वो जनता तक प्रसारित होता है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन करा था। सारे मंत्री, बड़े नेता 4 लाख से ज़्यादा जगह पर इकट्ठे होकर उन्होंने मन की बात जो कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुनने का कार्यक्रम बनाया। देश में नहीं, उसके बाहर भी बीजेपी ने इसको सुनने सुनाने के लिए जगह जगह पर, न्यूयॉर्क हो या लंदन हो, वहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे देश से जुड़े मुद्दे और लोगों की बात उठाते रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इस पूरे कार्यक्रम को प्रधानमंत्री का एक तरफा संवाद कहकर ये कहा कि प्रधानमंत्री कब जनता के मन की बात सुनेंगे, ये भी देखना जरूरी होगा। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। दिल्ली से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक मन की बात का 100वां एपिसोड सब जगह सुना गया। देश भर में बनाए गए 4 लाख सेंटर्स में ये रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ। अपनी 100वीं मन की बात के बीच प्रधानमंत्री भावुक भी होते हैं। कहा कि मेरे लिए यह एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक पूजा भी है। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। 3 अक्टूबर 2014 में शुरू हुए इस कार्यक्रम का 52 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारण होता है। हर महीने के आखिरी रविवार को 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो और दूरदर्शन के साथ साथ कई प्राइवेट चैनलों पर प्रसारित की जाती है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अब तक 700 से अधिक लोगों और 300 से ज्यादा संगठनों की भूमिकाओं की सराहना कर चुके हैं। लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्मत्त होना, यही अपने में अध्यात्म है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने ज्यादातर आम लोगों से जुड़े मुद्दों की ही चर्चा की है। कभी स्वच्छता मिशन की बात की तो कभी जनधन योजना की, कभी जल शक्ति अभियान की तो कभी योग की भूमिका की। एक आत्मनिर्भर भारत हमेशा प्रधानमंत्री के मन की बात के केंद्र में रहा है। उन्होंने इस खास कार्यक्रम को हमेशा गैर राजनीतिक रखा, आम लोगों और उनके संघर्षों की बात की। यही वजह है कि आम लोगों के बीच ये कार्यक्रम काफी लोकप्रिय रहा। एक अनुमान के मुताबिक 23 करोड़ से ज्यादा लोग इसके नियमित श्रोता हैं। मन की बात डायरेक्टली भारत के जनता तक पहुंचता है, उनके दिल को छूता है, उनके मन में और आंखों में जो खुशी दिखते हैं उनसे हम सब समझ पा रहे हैं कि मन की बात की ताकत क्या है। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री लोगों से सीधे दिल की बात करते हैं, वो भी उनकी ही आम भाषा में। उसका असर भी होता है। उन्होंने कभी खादी की बात की तो खादी की बिक्री बढ़ गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया तो वो एक जन आंदोलन बन गया।
जेल के कैदियों से लेकर मुंबई के डब्बे वालों तक हर कोई मन की बात को गौर से सुनता रहा है। स्कूलों, मदरसों से लेकर नुक्कड़ चौराहों तक मन की बात का 100वां एपिसोड तो हर जगह सुना गया। बॉलीवुड भी इसमें पीछे नहीं रहा। जनता के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं, उनको वो वक्त दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। और ऐसे ऐसे लोगों को वो रीच कर रहे हैं जहाँ छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में इतने सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को वो लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी जो हीरोइज्म है वो लोगों तक ला रहे हैं, और नॉट ओनली हमारे देश में लेकिन इवन ग्लोबली उनकी पहचान बन रही है, विच इज़ अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का इससे बेटर कोई फॉर्मेट हो नहीं सकता। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं लोगों के साथ कनेक्शन कम हो जाता है, और इतना अच्छा लगा सुन के दैट मोदी जी को लोगों के साथ कनेक्टेड रहना था। आई थिंक दैट्स द साइन ऑफ अ ग्रेट लीडर। इस 100वें एपिसोड की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब अकेले सुनते हैं तब तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन एक समूहों के साथ जब सुनते हैं तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री का यह मासिक रेडियो कार्यक्रम आज देश के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री इसकी अहमियत जानते हैं और इसलिए ये कार्यक्रम देश और समाज में सकारात्मक बदलाव का एक माध्यम बन चुका है। मन की बात यानी जन जन की बात, आम जनता की मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी के इस रेडियो कार्यक्रम ने जिस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर जागरूकता और बदलाव में अहम भूमिका निभाई है वह अद्भुत है। दूर दराज से लेकर शहरी इलाकों तक में इस कार्यक्रम ने लोगों में जीने का नया हौसला दिया है, उन्हें नई राह दिखाई है। नई दिल्ली में कैमरामैन मुरसलीन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।